FI BSCIT Semester 1 सब्जेक्ट नेम इज़ प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विद सी। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था अल्गोरिदम्स, और आज के लेक्चर में देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सी, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कंपाइलर, लिंकर एंड प्री प्रोसेसर। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो जैसे कि सबसे पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए कि सी होता क्या है। सी इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो सबसे पहला दिया है हिस्ट्री सी लैंग्वेज का, कि वो क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और वो किसने डेवलप किया था, डेनिस रिची ने। तो ये बहुत सिंपल है थे यहाँ पे हिस्ट्री इसका, और ये तुम लोगों को क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग यहाँ पे ये लिख लो जो मेन मेन चीज़ें उसकी, कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसने डेवलप किया था और कब डेवलप हुआ था। तो 1969 में जो है यहाँ पे लिखा है कि क्या है कि सी वॉज ओरिजिनली डेवलप फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले सी किसके लिए डेवलप किया गया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ था इन द ईयर 1969 में। और सी जो है एंड इट्स कोड वाज री रिटन इन द सी ईयर 1972। फिर नेक्स्ट इन 1985 में क्या हुआ था कि विंडोज़ जो है रिलीज हुआ था 1985 में। तो even though Windows source code isn't publicly available on the market, it is been stated that its kernel is mostly written in C. कब, 1985 में। And then in 1991 Linux kernel develop started and it's additionally written in C. तो ये कब हुआ था, 91 में। आफ्टर a year it was released under the GNU license and was used as part of the GNU operating system. तो GNU ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ था, was starting using C and LISP programming language, so many of its components are written in C. अब 77 में क्या हुआ था, Oracle database develop started and in 1983 its code was rewritten from assembly to C. Nowadays C is exclusively used for building operating system, application packages and customized software. Because of its power and efficiency, it has gained more popularity. C is increasingly used by system programs, application developers, and researchers for a spread of programming tasks. तो ये है हम लोगों का क्या, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो ये जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगी, आप ये यूज़ कर सकते हो। ये पूरा थेरी है, यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, ऑब्वियसली हिस्ट्री है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को बताया कि ये कब डेवलप हुआ था और कौन से पर्टिकुलर ऑपरेटिंग के लिए डेवलप किया गया था, वो सारी हिस्ट्री इसमें दी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम हम लोग जब लिखेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा। तो वो स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, उसमें सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दी है। यहाँ पे अपने पास 6 जो है मेन चीज़ें हैं, वो आपको याद रखना है। क्या क्या, डॉक्यूमेंटेशन, लिंक, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन एंड सब प्रोग्राम। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आपको ना एक प्रैक्टिकल बताती हूँ, उसमें ये सब चीज़ें बताती हूँ कि ये सब क्या है जो मैंने ये सेक्शन में लिखा है ना। क्योंकि सेक्शन डिस्क्रिप्शन अभी बता दूंगी तो इतना नहीं समझ में आएगा, तुम लोगों को प्रैक्टिकल से मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू बताती हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है सी प्रोग्राम का। ये देखो, ये जो है स्लैश में मैंने जो लिखा है ना, ये सब दिख रहा है आपको स्लैश में, तो ये सब क्या है, कमेंट है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सेक्शन है ना उसका मीनिंग क्या है। ये जो देखो ना मैंने लिखा है ना डॉक्यूमेंटेशन, वो सब चीज़ें वो ध्यान दो। तो सबसे पहले है अपना डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे दिख रहा है ये जो है, इतना जो है स्लैश स्टार से स्टार स्लैश तक इतनी चीज़ें जो है वो क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। और ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट। ये दिख रहा है, अगर मल्टी लाइन कमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, स्लैश स्टार और उसको क्लोज करेंगे स्टार और स्लैश से। और सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल स्लैश यूज करेंगे। तो ये जो पहली चीज है, जो इतना ब्लॉक है ना, ये दिख रहा है इतना ब्लॉक, ये क्या है हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम,
programmer's name and creation date are generally written in the form of comment. तो क्योंकि ये इसका जो है प्रोग्राम पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ये किसके लिए लिखा होता है, हम लोग अपने पर्पस के लिए लिखेंगे, प्रोग्रामर अपने पर्पस के लिए लिखेगा, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखेगा, तो इसीलिए उसको बोला क्या जाता है डॉक्यूमेंटेशन, और वो हमेशा किस में होता है, कमेंट में होता है। तो ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड इज लिंक, ये दिख रहा है, ये क्या है, हम लोगों का लिंक है। लिंक मतलब क्या, कनेक्ट करना ना। तो हम लोग अपने प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, हेडर फाइल से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। हेडर फाइल से हम लोग अपने प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो ये हेडर फाइल हुआ stdio.h, जो सिस्टम का हेडर फाइल है, मतलब कि इसमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन है जो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी किसके लिए होती है, लाइब्रेरी में बुक्स होती है, बुक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सेम ये हेडर फाइल भी क्या होती है, एक लाइब्रेरी होती है जिसमें बहुत सारे फंक्शन की डेफिनेशन होती है, और वो फंक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। तो ये लिंक हो गया। उसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन। Link. All header files are included in the section which contain different function from the library. A copy of this header file is inserted into your code before compilation. Third is definition. ये देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पे भी हम लोग हैश डिफाइन बॉर्न 2000 यहाँ पे लिखे हैं हम लोग। तो ये डेफिनेशन का हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या है। इट इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच कंटेन सिम्बॉलिक कांस्टेंट, हम लोग क्या बताएंगे, एक कांस्टेंट बता देंगे। हैश डिफाइन अलाउ अस टू यूज कांस्टेंट इन आवर कोड, इट रिप्लेस ऑल द कांस्टेंट विथ इट्स वैल्यू इन द कोड। अब देखो इससे क्या होगा कि जहां भी ये बोन वेरिएबल आया है उसका वैल्यू क्या सेट हो जाएगा, 2000। हम लोगों ने स्टार्टिंग में, इसीलिए इसका नाम क्या है, डेफिनेशन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना हैश डिफाइन ए और लिखती हूँ 20, तो ए का वैल्यू क्या असाइन हो जाएगा, 20 पूरे प्रोग्राम में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। नेक्स्ट है ग्लोबल डिक्लेरेशन। इट इंक्लूड डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन डिक्लेरेशन, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन। अभी तो ये जो टर्म है आप लोगों के लिए नए हैं, वेरिएबल्स और फंक्शन। अभी जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे वेरिएबल फंक्शन के, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप ये याद रखो कि ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, कि हम लोग कुछ चीज़ें जो है पहले ही से डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। देखो ये मेन मेथड से पहले जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट हम लोगों का आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एवरी सी प्रोग्राम द एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन, इट इज मैंडेटरी टू इंक्लूड अ मेन फंक्शन इन एवरी सी प्रोग्राम। तो मेन फंक्शन लिखना क्या होता है, कंपलसरी होता है। विदाउट मेन फंक्शन आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट यहाँ पे होगा ही नहीं। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो है वो कंपलसरी आपको लिखना है। The last is subprogram. Subprogram क्या है, it include all user defined function the user provides. They can contain the inbuilt function मतलब पहले ही से वो function create है, and the function definition declare in the global declaration section. These are called in the main function. तो देख लो यहाँ पे सब प्रोग्राम, देखो ये दिख रहा है, ये क्या हो गया हम लोग का सब प्रोग्राम। मतलब अगर मैं कोई फंक्शन क्रिएट करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, सब प्रोग्राम। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्यों क्रिएट करते हैं, फंक्शन का क्या यूज़ है, वो हम लोग फंक्शन के टॉपिक में देख लेंगे। अभी आप लोगों को ये ध्यान रखना है, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम लोगों को याद रखना है। तो हम लोग उसमें क्या यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, लिंक, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, सब प्रोग्राम। लेकिन इसमें से है कुछ चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है, जैसे मैंने बताया है डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये ऑप्शनल है, डेफिनेशन ये भी ऑप्शनल है, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑप्शनल है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मैं डॉक्यूमेंटेशन लिखूंगी तो ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, डेफिनेशन दूंगी तो ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये सब क्या है, कुछ चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है, सब प्रोग्राम भी ऑप्शनल है। मेन अपना है यहाँ पे लिंक और मेन फंक्शन, ये हम लोगों का क्या है, कंपलसरी चीज़ें हैं। तो ये रहा हम लोगों का क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब हम लोग आ जाते हैं कंपाइलर, लिंकर एंड प्री प्रोसेसर पे।
जब हम लोग सी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं आउटपुट के लिए, हाँ, तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे स्टेप लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का पहला स्टेप है प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसर हैंडल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लाइक इंक्लूड एंड डिफाइन। तो देखो ऊपर मैंने जो बताया था तुम लोगों प्रोग्राम स्ट्रक्चर का, हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है ना हैश, यहाँ पे यूज़ किया इंक्लूड, यहाँ पे इंक्लूड यूज़ किया है डिफाइन। तो ये क्या है, हम लोगों का प्री प्रोसेसर है। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये डायरेक्टिव को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, हैंडल करते हैं। इट वर्क्स ऑन वन सी सोर्स फाइल एट अ टाइम बाय रिप्लेसिंग हैश इंक्लूड डायरेक्टिव विद द कंटेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइल, डूइंग रिप्लेसमेंट ऑफ मैक्रोज। तो ये जो हम लोग लिखे हैं हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड, ये सारी चीज़ें अपने प्रोग्राम में क्या होती है, ऐड होती है थ्रू दी प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर इज वर्किंग ऑन अ स्ट्रीम ऑफ प्री प्रोसेसिंग टोकन एंड मैक्रो सब्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज रिप्लेसिंग टोकन बाय अदर टोकन। After all this, it produces a single output, that is a stream of token resulting from the transformation described above. इससे क्या होगा, प्री प्रोसेसर क्या करता है, जो भी आपने हैश के साथ लिखा है, इंक्लूड डिफाइन, वो सारी लाइब्रेरी क्या करेगा, अपने प्रोग्राम में ऐड करेगा। है कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन किसके बाद होगा, आफ्टर दी प्री प्रोसेसर। The compilation step is performed on each output of the preprocessor. It involves parsing the C source code now without any preprocessor directive and producing an object file. This object file contains the compile code in binary form of the symbol defined in the input. Symbol in object file are referred to by name. तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी। ऑब्जेक्ट फाइल कैन रिफर टू सिंबल दैट आर नॉट डिफाइंड। दिस इज द केस when you use a declaration and don't provide a definition for it. Compiler doesn't mind this and will happily produce the object file as long as the source code is well formed. तो जो हम लोग देखो प्रोग्राम लिखे हैं उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल में। Compiler usually let you stop compilation at this point. This is very useful because with it you can compile each source code file separately. तो जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं आपको फिर से बता दूंगी कि कंपाइलर क्या होता है। नेक्स्ट है लिंकिंग। नेक्स्ट इज लिंकिंग। तो लिंकिंग क्या करता है यहाँ पे, द लिंकर इज व्हाट प्रोड्यूस द फाइनल कंपाइलेशन आउटपुट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फाइल। कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर में प्रोड्यूस हुआ ऑब्जेक्ट फाइल। अब यहाँ पे लिंकर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है क्या, फाइनल कंपाइलेशन आउटपुट। दिस आउटपुट कैन बी आइदर अ shared or an executable. It links the object file by replacing the reference to understand symbol contained within them with the correct address. So at this stage, the most common error are missing definition, duplicate definition. तो ये लिंकर का काम होता है। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा फाइनल कंपाइलेशन आउटपुट। तो ये रहा हम लोगों का लिंकर, कंपाइलर और प्री प्रोसेसर। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये जो 3 टॉपिक है ना, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर और लिंकर, जब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना बताऊंगी आपको तो एक बार और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा थ्योरी है तो इतना यहाँ पे नहीं समझ रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्टेप बस याद रखो। और ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे का। थैंक यू।